Prime Minister Narendra Modi, concluding his address to the nation. उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश के थल, जल और नभ की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। आज अमृत महोत्सव के अवसर पर उन सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीतकर देश की शान को बढ़ाया। हम उनका अभिनंदन भी करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और आकाश बिहार के रंगों से रंगा हुआ। लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की। आज हम सब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। झंडोत्तोलन के बाद कुछ बातों की चर्चा करनी होती है। आज सबको मालूम है कि अपना देश तो पिछले साल से और दुनिया के अन्य देश तो और ज़्यादा समय से कोरोना से प्रभावित रहे। पिछले वर्ष तो कोरोना काफ़ी नीचे चला गया था अपने देश में, फिर इस वर्ष अचानक तेजी से बढ़ा दूसरे लहर में, और आप सबको मालूम है कि अब दूसरे लहर में भी काफ़ी कुछ सुविधा हुई है। अब जो कोरोना की जांच, उसका इलाज, ऑक्सीजन और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था इस वर्ष की गई और उसी का परिणाम हुआ कि बहुत हद तक लोगों को राहत मिली। आप सबको मालूम है कि अब तक अगर हम 14 अगस्त का कल का दिन देखें, कल शाम तक जो सूचनाएं मेरे पास आई हैं उसके हिसाब से कोरोना की जांच 3 करोड़ 94 लाख से भी अधिक हुई। सब लोगों को कोरोना के जांच के लिए हम लोग प्रेरित करते रहते हैं, शहर में, गांव में, हर जगह। तो इसके लिए जो अब तक 3 करोड़ 94 लाख से अधिक जांच हुआ है, और कल का जो फिगर है 14 अगस्त 2021 का, अब बिहार में एक्टिव मामले मात्र 250 हैं। और फिर भी इतने कम एक्टिव मामले हैं, तब भी प्रतिदिन कुछ न कुछ नए केस मिलते हैं। कल कुल 39 केस, नए केस मिले। तो इस सब को मिला करके ही 250 लोग अभी प्रभावित हैं। और जो आप जानते हैं कि टीकाकरण का जो काम होता है को 14 अगस्त तक, और आप जानते हैं जनवरी से कुछ शुरू किया गया, फिर मार्च में, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भी ये सब किया गया है। तो अगर सब को जोड़ लेते हैं तो कल 14 अगस्त तक जो टीकाकरण का काम हुआ है, वैक्सीनेशन का, वो 3 करोड़ के करीब टीकाकरण हो चुका है। और आप जानते हैं हम लोगों ने जून में ये तय कर दिया कि सारे लोगों का, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा, और उसमें हम लोगों ने एक यही अपना संकल्प लिया कि अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण करेंगे। यानी 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं, सब लोगों का टीकाकरण हो जाए, इस लक्ष्य के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो ये सारी बात हो रही है। और आप जान लीजिए कि जो वृद्ध हैं और निःशक्त व्यक्ति हैं, उनके टीकाकरण के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन टीका एक्सप्रेस भी चलाया जा रहा है। मतलब हर प्रकार से कोशिश हुई है कि हम लोग काम करें। और लॉकडाउन के दौरान जो भी मदद करना, आप जानते हैं लॉकडाउन के दौरान जो इस साल भी, पिछले साल तो पूरे भारत भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया था, घोषणा की थी, और इस बार अलग अलग राज्यों में हुआ है। इस बार हम लोगों को भी जो लॉकडाउन करना पड़ा है, तो उसके लिए भी लोगों को हम लोगों ने मदद की थी कि जो लोग भी लॉकडाउन में थे, जो गरीब गुरबा तबके के लोग थे, उनके भोजन आदि का भी प्रबंध करवाया गया था ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो।
सामुदायिक किचन चलाए गए थे। और इसके अलावे आप जानते हैं प्रारंभ से ही, पिछले वर्ष से ही इसके कारण, कोरोना के कारण जिनकी मृत्यु होती है उनको राज्य सरकार की तरफ से उनके परिवार को 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। और पहले तो सीएम रिलीफ फंड से दिया जाता था, लेकिन अब उसको बाजाप्ता आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये काम किया जा रहा है। और जो कोई भी इस तरह के पीड़ित हों, अगर मान लीजिए कि किन्हीं के बारे में जानकारी नहीं है, तो भी इस वर्ष सब जगह से फिर खोज लिया गया कि कोई आदमी ऐसा हो जिसकी जानकारी नहीं मिली, उन सब लोगों की जानकारी ली गई और इसके लिए सारा प्रयास किया गया और सब लोगों के टीकाकरण का काम शुरू किया गया। और इसके अलावे बिहार में यह भी काम हुआ कि जिसके घर में माता पिता चले गए, बच्चे या बच्ची हो अनाथ हो गए, तो वैसे अनाथ बच्चों के भविष्य को ठीक रखने के लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि बाल सहायता योजना, उसका नामकरण किया और कहा कि प्रति महीने उनको 1500 रुपये का अनुदान दिया करेंगे। तो ये सब काम तो कर ही रहे हैं, हर प्रकार से जो भी करना है किया ही जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि सब जगह तीसरे लहर के खतरे की बात की जा रही, तो इसको लेकर के पूरे तौर पर अलर्टनेस है, किसी तरह से पूरी तैयारी है। दवाइयों का, ऑक्सीजन का की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और आप सबको मालूम ही होगा कि हम लोग बिहार में 122 अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाना शुरू किए और 34 इस तरह के बने अस्पतालों में ये काम, पीएसए प्लांट का काम पूरा हो चुका है और बाकी सरल है। आज इस मंच से मैं झारखंड वासियों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनका हक दिलाने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है और पूरी निष्ठा से इस दिशा में काम कर रही है। झारखंड की सांस्कृतिक पहचान, यहाँ की मिट्टी में रची बसी परंपराओं और झारखंडी अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए हम एक ऐसे राज्य के निर्माण के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जहां विकास में सभी वर्गों की भागीदारी हो, गरीबों, आदिवासी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अधिकार की सुरक्षा हो तथा अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे। हमारी सरकार ने विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र का दृष्टिकोण अपनाया है। राज्य में विकास को गति देने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं तथा पूर्व की नीतियों में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है, जो अगले 5 साल तक प्रभावी रहेगी। प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर तथा खनिज बहुमूल्य इस राज्य में गरीबों के लिए रोजगार अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिए यह नीति मील के पत्थर साबित होगा। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावली के गठन तथा संशोधन की कार्रवाई प्राथमिकता के साथ की गई है। अब राज्य में वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति की परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने 10वीं अथवा 12वीं की परीक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से पास की है। झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में यह प्रावधान को शिथिल रखा गया है ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। इससे सरकारी नौकरियों में झारखंड के युवक युवतियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। खेल के क्षेत्र में देश दुनिया में झारखंड की अलग पहचान रही है। झारखंड सरकार की खेल नीति में यह प्रावधान किया है कि ओलंपिक खेलों में राज्य के खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीतने पर क्रमशः 2 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। भागीदारी के लिए 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। भारतीय हॉकी टीम में शामिल झारखंड की बेटियों
सलीमा टेटे व निक्की प्रधान के बेहतर प्रदर्शन को सम्मान देते हुए इन खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए नकद राशि भुगतान किया गया है। झारखंड सरकार के खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए दृढ़ संकल्प है। राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नई खेल नीति 2020 बनाई गई है। खेल प्रतिभाओं को उचित सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 39 खिलाड़ियों को राज्य सरकार के अधीन नियुक्त किया गया है। यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। सरकार की ओर से खिलाड़ियों को समुचित सहयोग मिले, इसके लिए राज्य में पहली बार जिला क्रीड़ा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। हम खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा प्रदान करना चाहते हैं ताकि दुनिया भर में झारखंड का नाम रोशन हो सके। आप सब अवगत हैं कि गत एक वर्ष से कोरोना महामारी से हम किस प्रकार जूझ रहे हैं। इस महामारी ने राज्य के विकास की गति को प्रभावित किया है। कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच जीवन भी और जीविका भी के मंत्र के साथ राज्य को विकास की पटरी पर लौटाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के लगभग 75% जनसंख्या कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। उसके हिसाब से लगा है कि कम से कम 34 लाख आबादी प्रभावित है। अब आप समझ लीजिए कि इसके बाद का भी जो खतरा हो सकता है, तो इसके लिए पूरे तौर पर सजगता है, सब लोगों को सतर्क रखा जा रहा है। तो हर प्रकार से बराबर इस पर नज़र रखी जा रही। अब तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, और आप जानते ही हैं कि हम शुरू से ही कहते हैं कि अपने राज्य में कि राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है। जो भी हम लोगों के राज्य सरकार के पास पैसा है, अगर इस तरह से आपदा से प्रभावित होते हैं, उनके लिए हम लोग सहायता करते हैं। और शुरू से ही हम लोगों का ये संकल्प है कि आपदा पीड़ितों का राज्य के खजाने पर पहला अधिकार है। तो ये सब काम तो कर ही रहे हैं, और इसके अलावे जो बाकी चीज़ें हैं उस सब में भी विधि व्यवस्था की स्थिति, एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाती है। और आप तो जानते हैं कि हर तरह से काम कर रहे हैं। और आप लोगों को पता हो ही गया होगा कि अब थानों में अनुसंधान का काम अलग लोगों को, और कानून और व्यवस्था को संभालने का काम अलग, हर थाने में अलग अलग ये इंतजाम किया जा चुका है। इसके लिए हम लोग बहुत समय पहले से ही इस पर विचार करके काम कराना चाह रहे थे, लेकिन अब वो काम पूरा हो गया, ताकि कहीं भी अनुसंधान का काम, कोई क्राइम हुआ है, घटना घटी है, तो उसको अनुसंधान का काम भी नियमित रूप से होना चाहिए, विलंब नहीं लगना चाहिए। और जहाँ पर कानून और व्यवस्था की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसको संभालने के लिए एक अलग विंग रहेगा। तो ये सब काम हम लोग कर दिए हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग इन सब चीज़ों के लिए और सब तरह से क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के प्रति एकदम जीरो टॉलरेंस है। और शुरू से ही हम इस बात को कहते रहे, हम लोग एक एक चीज़ पर नज़र रखते हैं, ध्यान रखते हैं। और ये काम तो करते ही विधि व्यवस्था की हालत। और फिर ज़रा समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा हम लोगों ने विकास किया है, आधारभूत संरचना का काम किया, सड़क का, पुल पुलिया का, सब का काम कितना किया, सरकारी भवनों का काम अभी सामने ही देख लीजिए कैसा सुंदर बना। सब चीज़ को देखते रहिएगा, एक एक चीज़ को, सब जगह किस प्रकार से एक एक काम हम लोगों ने किया। तो उसके लिए और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो निर्माण कर दिया गया, सड़क हो या पुल पुलिया हो या भवन का निर्माण हुआ, अब उसके मेंटेनेंस का काम हर तरह से विभागीय स्तर पर करने का हम लोगों ने कहा। इसके लिए अलग अलग विभागों में ये नीति बनाई जा रही है कि उस विभाग के द्वारा ही किया जाएगा। अब उसके लिए ठेका करके नहीं, बल्कि विभाग की जिम्मेवारी होगी, बन करके तैयार है, उसका पूरे तौर पर मेंटेनेंस करना, हमेशा उसका रख रखाव करना, ये उन्हीं का काम होगा। तो ये सब काम के लिए हम लोग किए जा रहे हैं। और आप जानते ही हैं बिजली की जो स्थिति हुई, क्या स्थिति थी पहले, अब तो आप जान लीजिए कि कहाँ था, क्या स्थिति थी पहले, बिजली की कैसी खराब स्थिति थी।
राजधानी पटना में भी लोगों को बिजली नहीं मिलती थी ठीक ढंग से, और अब सब जगह हर घर तक बिजली हम लोगों ने पहुंचा दिया। और इसके अलावे जर्जर तारों को भी बदल दिया। अब 2005 में जहां 700 मेगावाट की खपत थी बिहार में, अब बढ़ करके 6,600 मेगावाट से भी ज़्यादा हो गई। और इसके अलावे आप जान लीजिए, बिहार पहला राज्य है जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना हम लोगों ने शुरू किया है, और अब तो देश में भी नीति बन गई। ये काम बिहार में शुरू किया प्रीपेड मीटर का, और यहां से ही ये शुरुआत कराया कि प्रीपेड मीटर लोगों को मिलना चाहिए ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो हर तरह से, और पूरे तौर पर एग्रीकल्चर के लिए तो काम कर ही रहे हैं हम लोग। डेडिकेटेड कृषि फीडर का भी कितने बड़े पैमाने पर निर्माण सब करा दिया गया है। हर तरह से कृषि के क्षेत्र में आप जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है अपने बिहार में, तो उनके लिए सब काम हम लोग करते रहते हैं। चाहे फसल हो, फल हो, सब्जी हो, उसके उत्पादन में, उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई है सबको मालूम है। और आप जान रहे हैं कि इस बार क्या हुआ, विदेश में गया है शाही लीची, दुबई में गया, और आपका भागलपुर का जर्दालू आम, वही हम सबको भेजते रहते हैं। शाही लीची और जर्दालू आम आज कितना समय पहले से, 2006-07 से हम भेज रहे हैं। कितने बड़े बड़े लोगों को दिल्ली में हर जगह भेजते हैं, हर दूसरे देश के लोग हैं उनको भी भेजते हैं। अपने यहाँ के जितने मंत्री हैं, सब लोगों को भेजा करते हैं बिहार का। जरा जान लीजिए कैसा सुंदर आम है और किस तरह से यहाँ पर सब चीज होता है। तो एक एक चीज जो है, तो इस बार खुशी हुई है। 20% करने का लक्ष्य के साथ कार्य योजना तैयार कर योजनाओं को मूल रूप दिया जा रहा है। इस वर्ष नई योजना के रूप में समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला की शुरुआत की जा रही है। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में एक कृषि फार्म को समेकित रूप से कृषि के विभिन्न आयामों जैसे उन्नत कृषि तकनीक, उद्यानिक फसलों की खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई एवं उन्नत व्यवस्था विकसित करते हुए कृषक पाठशाला के रूप में विकसित किया जाएगा। कृषक पाठशाला में स्थानीय किसानों की क्षमता का विकास करते हुए उन्हें कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र, मत्स्य पालन, सुकर पालन इत्यादि में दक्ष एवं रोजगार मुखी बनाकर उनकी आय में बढ़ोतरी की जाएगी। कृषि उत्पादों के बेहतर भंडारण एवं विपणन के उद्देश्य से झारखंड में विभिन्न जिलों में 5,000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले मॉडल शीतगृह का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। राज्य की पुरानी वृहद एवं मध्य सिंचाई योजना के रिनोवेशन का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कुल 102 पुरानी बृहद एवं मध्य सिंचाई योजना को चिन्हित कर 33 सिंचाई योजनाओं का रिनोवेशन का कार्य पूर्ण कर 44,296 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा बहाल की गई है तथा विभिन्न जिलों के 40 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। सिंचाई योजनाओं में विस्थापन, डूब क्षेत्र, भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अंतर्गत गढ़वा पलामू जिले में सोन कन्हर पाइपलाइन योजना क्रियान्वित किया जा रहा है। हरी भरी धरती हमारी झारखंड की पहचान है। तीव्र शहरीकरण से झारखंड की हरियाली को प्रभावित किया है। शहरी क्षेत्र को हरा भरा करने हेतु शहरी वानिकी योजना के नाम से एक नई योजना शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत पूरे राज्य के शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध वन भूमि एवं सड़क के किनारे वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में अब तक निर्मित पार्कों का विकास किया जाएगा ताकि आम लोगों को प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मनोरंजन का साधन भी उपलब्ध हो सके।
शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 15,442 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा कुल 1,13,000 मानव दिवस सृजन किया गया है। लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास कर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य भी किया जा रहा है। झारखंड रेशम उत्पादन में देश का प्रमुख एवं अग्रणी राज्य है। कसर उत्पादन में गुणात्मक एवं संख्यात्मक वृद्धि के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा रेशम उत्पादकों को उन्नत कीट पालन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झारखंड खासकर संथाल परगना में पारंपरिक रूप से उपलब्ध बांस शिल्प हुनर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड द्वारा पूरे राज्य में 10,336 लाभुकों का चयन कर उन्हें बाजार आधारित बांस शिल्प में 30 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के विकास में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ग्रामीणों एवं शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को अधिकतम 25 लाख रुपए का ऋण दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें ऋण अनुदान 40% की दर से या अधिकतम 5 लाख रुपए दोनों में से जो कम राशि हो लाभुकों को दिया जाएगा। मैं इस मंच से राज्य के युवा शक्ति से अपील करना चाहूंगा, आप उपरोक्त योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठावें। गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय तथा 325 प्रखंड दर 2 पर पहुंच जाएगा। तो हम लोग इस काम को कर रहे हैं ताकि सब तरह की सुविधा लोगों को हो। और आप सब जानते हैं न्याय के साथ विकास के लिए समाज के हर तबके का काम और विशेष हर के लिए काम करते हैं, लेकिन खास करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, पूरी महिलाओं के बारे में चर्चा की। तो महिलाओं का, सभी महिलाओं का, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का और जितने भी हमारे अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, सबके उत्थान के लिए हम लोग लगातार काम करते रहे हैं। और एक बात तो आप जान ही रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग का बीपीएससी और यूपीएससी में अगर वो पहला परीक्षा पास कर गया और अंतिम परीक्षा में उसको जाना है तो उसकी तैयारी के लिए उसको पूरा मदद किया जाता है। इन लोगों को, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लड़के हो या लड़की हो, उनको ये सुविधा दी जाती है। अगर वो बीपीएससी का पास किए हैं पहला चरण और अगला में उनको अंतिम में जाना है तो 50,000 रुपया, और कोई यूपीएससी का पहला पास किया और उसको दूसरे चरण अंतिम चरण में जाना, उसको 1 लाख रुपया का मदद। तो कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं? सब लोग ले रहे हैं। और इसके बाद आप जानते हैं परिवहन की योजनाओं को चला करके भी किस तरह से लोगों को हम लोगों ने मदद किया। हर जगह, हर पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति के 4, अति पिछड़े वर्ग के 3 लोगों को 1 लाख रुपए तक की मदद, ताकि वो इसको खरीद करें और इसके परिवहन के काम को आगे बढ़ाएं, वाहन की खरीद करें। और अब एम्बुलेंस की योजना के लिए भी हर एक प्रखंड में 2 एम्बुलेंस का, एक अनुसूचित जाति या जनजाति को और एक अति पिछड़े वर्ग को, और इसके लिए 2 लाख रुपया दिया जा रहा है। और समझ लीजिए कि इसमें 1068 का लक्ष्य है, यानी हर प्रखंड में 2, और अब 440 एम्बुलेंस का क्रय हो चुका उनका। तो एक एक काम जो करना है हम लोगों को कर ही रहे हैं, सब जगह से कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के 33 पुराने एवं जर्जर छात्रावास में से 14 भवनों का जीर्णोद्धार
और 19 को तोड़कर नए भवनों का निर्माण जारी। 40 नए छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो एक एक काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए कितना काम किया। एक एक बात को याद रखना चाहिए कि हम लोगों की सरकार को जब से राज्य ने मौका दिया है, सबके लिए कितना काम करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कितना काम हुआ है। उन लोगों के लिए रोजगार ऋण योजना भी देते हैं युवक युवतियों को। और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, पहले तो दिया था 10,000 रुपया परित्यक्ता सहायता, अब उसको बढ़ा करके कर दिया 25,000 रुपया। और इसका लाभ अनेक महिलाओं ने लिया है, हजारों महिलाओं ने इसका लाभ लिया है। और मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना, उसका एक हिस्सा मदरसा बोर्ड का तो पूर्णिया में बना ही दिया हो तो एक अलग चीज है, लेकिन आप जान लीजिए कि मदरसा के जो शिक्षक थे क्या मिलता था, उनको क्या तनख्वाह मिलती थी। और अब मदरसा के शिक्षकों को वही तनख्वाह हम लोग दे रहे हैं, वही पैसा दे रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं जो अन्य शिक्षकों के लिए किया। तो आप सोच लीजिए। और 20-21 में 483 करोड़ रुपया उनको दिया गया, मदरसा के जो शिक्षक उस पर खर्च किए। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि कितना ज्यादा हम लोगों ने किया है। और फिर सुन्नी और सिया वक्फ बोर्ड के जमीन पर बहुउद्देशीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स, ये सब का निर्माण करने के लिए हम लोगों ने तय किया, जिसकी शुरुआत हो गई। और वक्फ की जमीन पर हर जिले में +2 तक की पढ़ाई के लिए आवासीय विद्यालय निर्माण की योजना बनी है। दरभंगा में तो निर्माण कार्य जारी है। कई जगहों पर किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी आदि में जमीन उपलब्ध हो गया, उस पर काम योजना स्वीकृत कर दी गई। तो ये सब काम हुआ। तो हम लोग तो काम करते ही रहे। और 7 निश्चय योजना जो पिछले टाइम में हम लोगों का चला, 15 से लेकर के 20 के बीच में, तो सब बहुत सारा काम पूरा हो चुका। ये सब काम कर रहे हैं। हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। शौचालय निर्माण का भी काम लगभग पूरा हो चुका। टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का काम भी ज्यादातर पूरा हो गया। कुछ क्षेत्रों में जो काम बचे हैं उन्हें भी तेजी से कराया जा रहा है। और आप सब जानते हैं उसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ युवाओं को मिल रहा है, युवतियों को मिल रहा है। इसको आगे भी जारी रखना। तो ये सब काम कर रहे हैं। और इस बार जब काम मिला है तो हम लोगों ने मिलकर के 7 निश्चय 2 की शुरुआत कर दी है। उसके लिए 256 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। झारखंड को बिजली अधिशेष राज्य बनाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। पतरातू में 2400 मेगावाट तथा एनटीपीसी उत्तरी कर्णपुरा में 1980 मेगावाट के विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं पर वित्त बोझ को कम करने के लिए बकाया राशि की ब्याज को माफ करने हेतु एक मुश्त समझौता योजना लागू की गई है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद में स्मार्ट मीटरिंग का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। स्वच्छ एवं नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रांची के गेतलसूद डैम में 1000 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। राज्य में 453 गांव में बिजली पहुंचाने के लिए 5 मेगावाट क्षमता वाला स्टैंड अलोन सोलर ग्रिड स्थापित किया गया है। हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 59 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध अब तक 8 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। इस वर्ष लगभग 16 लाख ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना से राज्य के अधिक से अधिक वृद्धजनों को लाभान्वित करने हेतु इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 3,50,000 से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है तथा वर्तमान में इस योजना से लगभग 5,50,000 वृद्धजन
लाभान्वित हो रहे हैं। बेसहारा बुजुर्गों के आश्रय हेतु वृद्धाश्रम राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567 संचालित किया जा रहा है। राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित एवं पात्र लाभुकों को अनुदानित दर पर यथा ₹1 प्रति किलो के दर से 5 किलोग्राम चावल प्रति माह प्रति लाभुक उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 11,95,00,000 लाभुक आच्छादित हैं। राज्य को कुपोषित मुक्त करने हेतु राज्य सरकार का प्रयास है। हमारी सरकार राज्य में 38,432 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कोरोना काल में भी घर घर जाकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं को गुणात्मक पौष्टिक आहार उपलब्ध करा रही हैं। कोरोना महामारी को संभावित तीसरी लहर के बीच में लहर में बच्चों के भी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। राज्य सरकार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरक पोषाहार पकाने हेतु LPG की सुविधा उपलब्ध करा दी है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो, प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावशाली नियंत्रण हेतु झारखंड पुलिस द्वारा स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के अंतर्गत यूनिफाइड डायल नंबर 112 पर जनता को 24/7 आपातकालीन सेवाएं दी जा रही है। महिला सुरक्षा हेतु शक्ति ऐप संचालित है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के बारे में बार बार आगाह किया जा रहा है। कोरोना महामारी की वर्तमान परिस्थिति का मूल्यांकन कर राज्य सरकार द्वारा पाबंदियों में छूट दी जा रही है, ताकि राज्य में जीवन के साथ जीविका भी सुरक्षित रहे। परंतु हमें यह भी याद रखना है कि कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। मैं झारखंड वासियों से यह अपील करता हूं कि कोरोना महामारी के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क जरूर पहनें और 2 गज की दूरी मानदंड का पालन करें। राज्य में टीकाकरण का कार्य भी तीव्र गति से जारी है। राज्यवासियों को टीकाकरण में कोई परेशानी ना हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी राज्यवासी यथाशीघ्र अपना अपने परिजनों का टीकाकरण करा लें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने में मदद करें। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। राज्य में भाईचारे एवं सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करने में सहयोग करें। हम सभी मिलकर अपना रचनात्मक एवं सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नवनिर्माण सर्वांगीण विकास के लिए करें। हमें उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से हम झारखंड को एक विकसित एवं सुदृढ़ राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का। और फसल चक्र तथा फसल अवशेष प्रबंधन पर भी काम जारी है। तो एक एक चीज का जो भी काम किया, सौर ऊर्जा पर पूरा का पूरा जोर दिया जा रहा है। ये भी हम लोगों के जल जीवन हरियाली अभियान का अंग है। और हरियाली के लिए तो क्या ये बड़े पैमाने पर पौधारोपण हुआ। ये जब जल जीवन हरियाली अभियान आया 19 में, उसके पहले हम लोगों ने 12 में हरियाली मिशन की शुरुआत की। और ये देख करके बिहार झारखंड अलग हो गया था। तो बिहार में क्या था, कवर, ग्रीन कवर कितना कम था। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने हरित आवरण इतना कम था, 9%। तो हम लोगों ने उसी समय शुरू करवाया ये काम हरियाली मिशन में, और लक्ष्य रखा था 24 करोड़ वृक्षारोपण कराएंगे।
और वो वृक्षारोपण 22 करोड़ हो गया। उसके बाद जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से पिछले वर्ष से और ज्यादा वृक्षारोपण का काम शुरू हुआ। पिछले साल लक्ष्य क्या था? 2,51,00,000 वृक्षारोपण, और वो बढ़ करके कितना हुआ? वो बढ़ करके भी 3,95,00,000 पौधारोपण हुआ। और इस वर्ष का है 5 करोड़ का। 5 करोड़ में से 3,15,00,000 का तो वृक्षारोपण हो चुका। अब इसके आगे और काम जारी किया जा रहा है, और हम लोगों का लक्ष्य है कि इसको बढ़ा करके हम जो हरित आवरण है उसको कम से कम 17% तक पहुंचाए, क्योंकि हम लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है। जितना दूर तक संभव है उतना दूर तक करना, उसके आगे भी सोच सकते हैं कि इसको और आगे बढ़ावें। तो एक एक काम किया जा रहा है। तो हर जगह से आप सबको मालूम है कि पूरे तौर पर, और यहीं पर तो सब हुआ ही था जो हम लोगों का काम हुआ था पिछले वर्ष जनवरी में। कितनी बड़ी संख्या में मानव श्रृंखला में लोग शामिल हुए थे, 5,16,00,000 लोग। तो हर तरह से इसके बात हुई। और 24 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय जलवायु परिवर्तन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी हमको कहा गया था, और हम लोगों ने भी अपनी बात वहां पर रखी थी। तो आप समझ लीजिए, बिहार में कोई काम होता है तो बाकी जगह पर तो खबर चली जाती है। और जल जीवन हरियाली अभियान का जब आए थे 19 में नवंबर महीने में बिल गेट्स, तो जब वो सुने तो कितनी प्रशंसा उन्होंने की। अमेरिका के रहने वाले, उन्होंने कहा कि भाई बिहार में इतना काम हो रहा। और उसके बाद पिछले साल आप समझ लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र में उच्च स्तरीय जलवायु परिवर्तन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी बुलाया गया कि बिहार की तरफ से जो काम किए उसके बारे में कहिए। तो ये सब काम हम लोगों ने किया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई आज़ादी मिली है तो सबका उत्थान होना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए। और बिहार के उत्थान के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और बिहार का उत्थान होगा तो देश के उत्थान में उसका सहयोग होगा। हम लोग मिल करके सब काम को, एक एक चीज़ को करते रहते हैं। तो यही आप सब लोगों को बताना था। और आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अभी विभिन्न विभागों से जो बात होती रहती है हमेशा, और जो कुछ नए काम होने हैं तो उसके बारे में भी जानकारी दे देना हम चाहते हैं कि जो नई है इसकी घोषणाएं करना। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन 3 महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। सबौर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। तो बिहार वासियों को आजादी का ये जश्न मुबारक हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप गांधी मैदान से सुन रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।